जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसए प्रारंभ जीएसवी धर्म पर। दोस्तों हम लोग का जो लूफिंड जीके का दोस्तों डे बाय डे हम लोग लाइन बाय लाइन दोस्तों कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों। उसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्या, तो भारत के भूगोल में दोस्तों भारत की नदियाँ। ये भारत की नदियाँ टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप अगर बैठते होंगे तो देखते होंगे दोस्तों इस चैप्टर से प्रश्न आपको आते ही आते हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार का, बिहार तो खास करके दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है दोस्तों। ये चैप्टर आपका दूसरा टॉपिक पढ़ाना था आपका भारत का भौतिक विभाजन दोस्तों, वो ये 2 चैप्टर करके जाइएगा मेरे भाई, तो इससे दोस्तों आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, धैर्य पूर्वक बना करके दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा। इससे जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों आज क्लास करने के बाद आपसे दोस्तों दिमाग से आपके बाहर नहीं जाएंगे। जो भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें लिखाएंगे, ताकि दोस्तों आपको इधर उधर का बुक का प्रकाशन का दोस्तों पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बताने वाले हैं, तो बस खाली वीडियो को मेरे भाई अंत तक देखिएगा और कम से कम अपने 2 दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तब मेरे भाई, ये कंडीशन आप याद रखिएगा, पसंद आया तब शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई दोस्तों इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को दोस्तों क्या कीजिएगा, बांटना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों खराब अगर लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज पढ़ेंगे हम नदियाँ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं जो भारत की नदियाँ दोस्तों उसके बारे में। तो जो भारत की नदियाँ दोस्तों उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो एक बांटते हैं दोस्तों हम लोग क्या बांटते हैं, तो हिमालयी नदियाँ, मतलब कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती है वो हो गई, उसी को बोलेंगे हिमालय नदियाँ। एक हो गया दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, मतलब कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ दोस्तों उसके बारे में बात करें, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय नदियाँ जो है मेरे भाई क्या है, तो हिमालय नदियाँ जो सदा वाहिनी है, मतलब इसमें दोस्तों हमेशा जल की दोस्तों कमी नहीं होती। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं मेरे भाई, ये क्या होता है, तो इसमें दोस्तों वर्षा ऋतु में ही दोस्तों जल देखने के लिए मिलेगा। मुख्य बात ये याद रखिएगा। तो हिमालय नदियाँ, इसमें हम लोग गंगा, 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस बारे में पढ़ेंगे, तो हिमालय नदियाँ हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो हिमालय नदियाँ में 3 नदी तंत्र है। पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो सिंधु और इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक और इसके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे फिर पढ़ेंगे लास्ट में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में, मतलब गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जितनी सहायक नदियाँ दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे हिमालय नदियाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। तो पूरा धैर्यपूर्वक देखिएगा, आराम से सभी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी दोस्तों, तो ये क्या है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत में जो आपका मानसरोवर झील है दोस्तों, वहाँ पर क्या एक हिमनद है। तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास क्या है दोस्तों, एक हिमनद है जिसका नाम है सानो ख्वा बाब दोस्तों हिमनद है। यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जन्म लेती है कौन, सिंधु नदी। जैसे आप अपना हमारा भारत का नक्शा देखते होंगे दोस्तों, ये भारत का नक्शा देखते होंगे, तो यहाँ पर जो इलाका है आपका है यहाँ, ये क्या है, मान लीजिए तिब्बत है। अब तिब्बत है तो तिब्बत के मानसरोवर झील पर 2 नदियाँ निकलती है। एक दोस्तों इधर से जाती है सिंधु नदी, एक दोस्तों पश्चिम की ओर गुजरती है आपकी सतलज, और एक पूरब की ओर जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों की नदियाँ क्या है, तो हिमालय पार्क नदियाँ दोस्तों। कभी पूछे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय पार्क नदियाँ हैं, तो ये तीनों नदियाँ के बारे में याद रखिएगा। तीनों क्या है, हिमालय पार्क नदियाँ हैं दोस्तों, हिमालय पार्क नदियाँ हैं। और पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्या है दोस्तों, पूर्ववर्ती कहने का मतलब दोस्तों वैसी नदियाँ जिसका निर्माण, मतलब कि जो दोस्तों पर्वत के निर्माण से पहले दोस्तों इसका मतलब ये बहते आ रही है, मतलब कि पर्वत बनने से पहले दोस्तों क्या है दोस्तों इसका उद्गम दोस्तों होता रहा है, मतलब जल इसमें दोस्तों नदियाँ ही बहती रही है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ववर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियाँ मतलब कि जिसका दोस्तों जन्म दोस्तों कैसे हुआ, तो पर्वत निर्माण के दोस्तों बाद हुआ है। ये पर्वतों को दोस्तों क्या करती है दोस्तों, मतलब कि पर्वतों को फाड़ करके दोस्तों, मतलब बीच से रास्ता बना करके ये क्या करते हैं, नदियाँ बहती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम बात किए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगर हिमनद याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा, जब पढ़िएगा दोस्तों 1 बार 2 बार आपको समझ में आ जाए क्या है। उसके बाद दोस्तों अरब सागर में दोस्तों आग गिरती है, मतलब कि इसका अंत कहाँ होता है मेरे भाई, तो अरब सागर में होता है। अब ये जो है इसकी लंबाई मेरे भाई, तो इसकी कुल लंबाई है 2880, कुल लंबाई, मतलब तिब्बत से लेकर के अरब सागर तक गिरते मतलब कि हमारे, मतलब कि कहिए कि तिब्बत निकला, मतलब चाइना से दोस्तों भारत में आया, भारत से पाकिस्तान में गया, फिर जाकर अरब सागर में गिरा। तो कुल लंबाई दोस्तों क्या है, तो 2880 है। लेकिन हमारे भारत में कितना दोस्तों, मात्र 1114 दोस्तों क्या है इसकी लंबाई है हमारे भारत में। अब इसके बारे में कुछ तथ्य है, ये समझिए। यहाँ पर देखिए विशेष बातें लिखा है, थोड़ा सा क्लियर अगर नहीं दिख रहा हुआ तो माफ़ कीजिए, क्योंकि फोटो लेने में दोस्तों थोड़ा सा ऐसा ही आ रहा है, बहुत प्रयास किए थे। तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन, तो जास्कर। देखिए इसमें जो नदियां दिखेगा ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों कि हाँ इसी की सहायक नदियां हैं। तो जास्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है, सीगर है, गेसिंग है, द्रास है, सतलज हो गया। बाकी जो 5 नदी दोस्तों आपका सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज,
चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम दोस्तों ये पंचनद हो गया। ये दोस्तों क्या है, तो ये सहायक नदी है किसकी दोस्तों, तो ये सहायक नदी है सिंधु की। बाकी जो ऊपर का है आप जास्कर देख रहे हैं, श्योक देख रहे हैं, गिलगित देख रहे हैं, हुंजा देख रहे हैं, नुब्रा देख रहे हैं दोस्तों, सीगर देख रहे हैं, गेसिंग देख रहे हैं, द्राव देख रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में अगर मतलब ऑप्शन में आएगा तुरंत पकड़ लीजिएगा कि हाँ किसका है, तो सिंधु का दोस्तों ऐसा ऐसा नाम आपको दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और जो बताएं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए यहाँ पर किसके बारे में, तो सिंधु नदी के बारे में। जगह जहाँ होगा इस पर दोस्तों लिखिएगा जरूर मेरे भाई। अब जो सिंधु नदी है मेरे भाई ये क्या है, तो ये लद्दाख है। आपको जब पढ़ाए थे भारत का भौतिक विभाजन, इसमें हिमालय नदी के बारे में हिमालय के बारे में पढ़ाए थे, तो बताए थे कि जो ट्रांस हिमालय दोस्तों उसकी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें बताए थे कलेजा, जो बताए थे काराकोरम बताए थे, फिर लद्दाख बताए थे, जास्कर बताए थे। तो ये लद्दाख और जास्कर के दोस्तों जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच से गुजरती है। ये कौन आपका, तो सिंधु नदी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से बीच से होकर गुजरती है, तो ये आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणी से दोस्तों होकर के गुजरती है। ये दिमाग में डाल के रखिएगा मेरे भाई। अब इसका जो सिंधु नदी का दोस्तों इसके लिए एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी को लेकर दोस्तों क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था दोस्तों जो 1960 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1960 में दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ये सिंधु जल समझौता के नाम से दोस्तों इसको हम जानते हैं। अब ये सिंधु जल समझौता दोस्तों कौन कराया था, कहाँ हुआ था, क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा देते हैं। तो सिंधु जल समझौता दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दोस्तों हुआ था। कब, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो ये कराची में हुआ था। मतलब पाकिस्तान का जो जगह है दोस्तों वहाँ कराची का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हुआ था। ये समझौता कराया कौन था, मतलब ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के दोस्तों सहयोग से ये क्या हुआ था, समझौता दोस्तों हुआ था। अभी समझौता में क्या था, तो समझौता में था मेरे भाई कि जो आप देख रहे हैं हमारे नॉर्थ में, मतलब उत्तरी भारत में जो आपकी 6 नदियाँ हैं, कौन कौन नदियाँ हैं, 6 नदियाँ। तो सबसे पहले सिंधु हो गई, सिंधु के बाद दोस्तों आपका झेलम, यहाँ पर हम जे ले देते हैं समझिएगा, झेलम, फिर CH मतलब चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, फिर दोस्तों रावी, व्यास और फतलज। मतलब कि इस संधि में दोस्तों बात हुआ था कि ये 3 नदियां हैं सिंधु झेलम चिनाब दोस्तों, इसका 80% पानी क्या करेगा दोस्तों, पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यूज करेगा। और इसका 20% पानी दोस्तों क्या करेगा, इंडिया यूज करेगा दोस्तों। किसकी, तो ये सिंधु झेलम चिनाब की दोस्तों। और बाकी जो है रावी, ब्यास, सतलज दोस्तों, इसका जो आपका 80% पानी है दोस्तों वो कौन यूज करेगा, तो आपका भारत यूज करेगा। और दोस्तों 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। इस संधि में दोस्तों यही बात आपका हुआ था। लेकिन अभी दोस्तों जो आपका पहलगाम जो हमला हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, सिंधु नदी समझौता को दोस्तों भारत ने तोड़ दिया था। सिंधु नदी के पानी को दोस्तों क्या किया था, इस पर दोस्तों रोक भी लगा दिया था दोस्तों, आपको देखने के लिए मिला होगा। तो ये याद रखिएगा, सिंधु झेलम चिनाब ये 3 नदियां जो है दोस्तों, यही इसी को हम लोग पंचनद के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये पंच नदी के नाम से भी जानते हैं। झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज को दोस्तों हम लोग कहते हैं पंचनद दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका 3 नदी जो है अगर जोड़िएगा उस पर सिंधु को तो 6 हो जाएगा। तो सिंधु झेलम चिनाब का दोस्तों 80% पानी लेगा पाकिस्तान, 20% भारत, और रावी ब्यास सतलज का 80% भारत लेगा, 20% दोस्तों कौन लेगा, तो आपका पाकिस्तान लेगा। और ये कहाँ हुआ, कौन कराया, तो सारी बातें आपको बता दिए। कब हुआ ये भी याद रखिए, क्योंकि इससे तरफ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है और बीपीएससी ने दोस्तों पूछा भी है आपका। अब आते हैं हम लोग मेरे भाई किस में, तो आते हैं झेलम के बारे में, जो सिंधु की सहायक नदी है। जितना भी आएगा पंचनद दोस्तों क्या सिंधु की सहायक नदियाँ होगी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं झेलम के बारे में। तो झेलम जो है दोस्तों, इसको हम लोग प्राचीन समय में कहते थे क्या, बितस्ता। क्या बोलते थे दोस्तों, बितस्ता। मतलब ऋग वैदिक काल में इसको हम लोग बितस्ता के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्ता दोस्तों है। किसका, तो झेलम का नाम है दोस्तों बितस्ता है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट आओ याद रखिएगा, फिर आगे हम बताएंगे। तो ये दोस्तों झेलम के किनारे यहाँ पर श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो श्रीनगर ये झेलम के किनारे ही बसी हुई है। अब आते हैं कि इसका जन्म कहाँ होता है। तो इसका जो उद्गम दोस्तों होता है बेरीनाग, जो कश्मीर में बेरीनाग झील है दोस्तों, उसी के समीप एक और झील है शेषनाग झील दोस्तों। शेषनाग झील से दोस्तों होता है। कहीं अगर नहीं देगा शेषनाग झील तो याद रखिएगा बेरीनाग झील। अगर शेषनाग झील नहीं देगा तो वेरीनाग झील देगा। दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, याद रखिएगा। झेलम कहाँ का उद्गम होता है, इसका जन्म होता है, तो ये कश्मीर में, मतलब कि हमारे भारत के कश्मीर में होता है। और वेरीनाग झील के समीप दोस्तों शेषनाग झील है, यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर इसका जो मुहाना, मतलब ये कहाँ जाके गिरता है पानी अपना पूरा, कहाँ गिरा था, चिनाब नदी में दोस्तों गिरा था। चिनाब नदी में दोस्तों क्या किया, अपना पानी पूरा गिरा दिया। अब वही जो बात करते हैं कि ये 724 किलोमीटर इसकी पुल लंबाई, या भारत में दोस्तों क्या है 400 किलोमीटर लंबा है। कौन आपका, झेलम। वही बात बताएं कि श्रीनगर यहाँ लिखा है कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। कहाँ क्या हुआ, श्रीनगर जो बताएं कि झेलम नदी किनारे ही है आपका। और श्रीनगर में क्या होता है, यहाँ पर शिकारा या बजरे दोस्तों चलाए जाते हैं। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। श्रीनगर में क्या है, शिकारा और दोस्तों बजरे
चलाए जाते हैं झेलम नदी के पास ही दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर अगला है हमारा रावी। क्या है मेरा भाई? रावी। तो रावी के बारे में समझते हैं। तो रावी को सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या था। तो रावी को दोस्तों हम लोग प्राचीन समय में बोलते थे परुष्णी। क्या बोलते थे इसको? हम लोग परुष्णी बोलते थे रावी। कोई भी याद रखिएगा, पॉइंट को लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। रावी को हम लोग परुष्णी के नाम से जानते थे प्राचीन समय में मेरे भाई। और ये निकलता कहाँ से? तो कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है, वहाँ पर दोस्तों रोहतांग दर्रा है, वहीं उसी के समीप से दोस्तों क्या निकलता है आपका? ये रावी दोस्तों निकलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। रावी को हम लोग परुष्णी कहते हैं। रावी निकलता कहाँ से? तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी आपका वहीं है, वहीं इसी के समीप दोस्तों ये निकलता है आपका रावी। और अपना पानी कहाँ गिराता है? चिनाब नदी में गिराता है। कहाँ गिराता है दोस्तों? चिनाब नदी में गिराता है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 725। लंबाई अगर याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा याद रहने का। जो मेन मेन नदियाँ हैं दोस्तों उसके बारे में याद जरूर रखिएगा। 725 क्या है दोस्तों इसकी कुल लंबाई है रावी के बारे में। अब रावी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिया है विशेष। क्या है? तो यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। माधोपुर दोस्तों जो आपका है, जो आपका शहर, वहाँ से क्या करता है दोस्तों? ये मैदान से प्रवेश करता है। जिस तरह से गंगा के बारे में पढ़ते होंगे कि गंगा हरिद्वार पे क्या होता है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। उससे पहले क्या होता है? पहाड़ी को दोस्तों वो गुजरता है। उसी तरह से ये माधोपुर को दोस्तों क्या होता है? मैदान में प्रवेश करती है। कौन दोस्तों? रावी। तो ये भी पॉइंट आपका दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? तो अब पढ़ते हैं चिनाब नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब को दोस्तों हम लोग प्राचीन समय में क्या बोलते थे? तो चिनाब को दोस्तों अस्कनी बोलते थे। अस्किनी, अश्किनी दोस्तों इसको हम लोग प्राचीन समय में, वैदिक वैदिक काल में दोस्तों इसको हम लोग अस्किनी के नाम से दोस्तों जानते थे। अब ये जो आपका चिनाब जो बन रहा है दोस्तों, ये दो नदियों के जलधारा से बन रहा है। मतलब जो दो नदी है दोस्तों उससे बनता है चिनाब नदी। किससे बनता है? तो यहाँ पर चंद्र और भागा, चंद्र प्लस भागा के मिलने पर दोस्तों क्या होता है? चिनाब नदी का दोस्तों उद्गम होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है कि चंद्र और भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौल और बाड़ा लचा दर्रे के दोनों ओर स्थित हैं। याद रखिएगा, लाहौल स्पीति का नाम सुनते होंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो जो चिनाब नदी है दोस्तों, तो चिनाब नदी जब इसका उद्गम होता है, जन्म होता है, तो चिनाब नदी के नाम से नहीं जन्म होता है। कैसे होता है? तो चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नाम पे दोस्तों होता है। ये नदियां आकर के दोस्तों दोनों आकर मिलती हैं, तब जाकर चिनाब नदी आपका दोस्तों बनता है। और ये जो निकलती है चंद्र और भागा, ये जो लाहौल के बड़ा लचा दर्रा है दोस्तों उसके दोनों ओर पर दोस्तों निकलती है। एक जगह पर नहीं निकलती, अलग अलग जगह पर दोस्तों क्या होती है? निकलती है। और बहते हुए दोस्तों प्रवाह के माध्यम से एक जगह पर आकर के मिलती है, तब जाकर के चिनाब नदी दोस्तों आपका ये बनता है। तो चिनाब के बारे में याद रखिएगा। और चिनाब में दोस्तों क्या हो रहा है? हमारा दुनिया का बोलिए भारत सबसे ऊंचा जो आपका बना रेलवे पुल भी आप याद रखिएगा, जो 25 में दोस्तों मोदी जी आपको उद्घाटन किए थे। और ये सिंधु नदी में जाकर मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। चिनाब है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी याद रखिएगा। जो जितने भी पंचनद बताएं, तो पंचनद में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु है। कौन है? सिंधु आपका चिनाब है दोस्तों, किसकी? सिंधु की। और भारत में उसकी लंबाई 11,180 किलोमीटर दोस्तों, मतलब 1180 किलोमीटर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट भी लिखा जो हम आपको बताएं, यहाँ पर लिखा भी है कि आपका कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है। गौर्ज मतलब गड्ढा दोस्तों बनाती है, एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। जिस तरह से माधोपुर में रावी प्रवेश कर रही थी, मतलब पहाड़ी से गुजर करके मैदान में प्रवेश कर रही थी, उसी तरह से दोस्तों अखनूर के निकट दूसरे मैदान में प्रवेश करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट मेरे भाई याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में होगा पर कैसे याद रखेंगे? तो बस खाली आप दिमाग को शांत करके, स्थिर करके, स्टेबल करके मेरे भाई एकाग्रचित मन को करके दोस्तों पढ़िएगा। आपके दिमाग में क्या होगा? ऑटोमेटिक दोस्तों ये सेट हो जाएगा। जब इसको आप सेट बनाइएगा, कभी प्रैक्टिस कीजिएगा, जब ये प्रश्न दोस्तों आपके सामने आएगा, ऑप्शन आएगा, तो तुरंत दोस्तों आप वहाँ पर क्या कीजिएगा? नेगलेक्ट कर सकते हैं, छांट सकते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। बस खाली एक ही मेरा ही बात को समझिएगा, आप प्रयोग करके देखिएगा। ये दोस्तों आपको मतलब कि दम लगेगा कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बात बताए हैं। तो बता दिए सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज मतलब गड्ढा बनाती है, एवं अखनूर के निकट उस मैदान में प्रवेश करती है। तो चिनाब के बारे में आप समझ गए। चिनाब किससे मिलकर बना है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो ये सारी बातें दोस्तों याद रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग ब्यास। क्या आते हैं? ब्यास। तो ब्यास है दोस्तों, ब्यास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्यास को बिपाशा प्राचीन समय में दोस्तों बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बिपाशा। याद रखिएगा, बिपाशा दोस्तों प्राचीन समय में हम लोग बोलते थे ब्यास को। ये ध्यान में रखना है आपको। अभी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समय दोस्तों ब्यास कुंड से दोस्तों क्या होता है? इसका जन्म होता है। किसका? ब्यास का। ब्यास कुंड से दोस्तों जन्म होता है। ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों क्या होता है? इसका जन्म होता है। अगर आपसे ऑप्शन में देगा तो ब्यास कुंड ही देगा, तो ब्यास कुंड ही तो आपको टिक करना है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश से इसका दोस्तों जन्म हो रहा है। कहाँ पर? रोहतांग दर्रा पर। तो रोहतांग दर्रा भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अब आते हैं मेरे भाई आगे।
बिपाशा के बारे में जानते हैं। तो बिपाशा दोस्तों हरी के जो कपूरथला मतलब पंजाब में दोस्तों आपका ये हरी कपूरथला, तो उसके समीप सतलज नदी में जाकर आके अपना पूरा पानी दोस्तों क्या करती है, डाल देती है, मतलब कि सतलज नदी में जाकर दोस्तों मिला देती है अपने पूरा पानी दोस्तों। तो कहाँ पर, तो कपूरथला के पास, ये ध्यान दीजिए, कहाँ पर, सतलज नदी के पास दोस्तों पूरा पानी अपना गिराती है। उसके बाद दोस्तों याद यहाँ पर रखना कि 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी दोस्तों, कुल्लू क्या है दोस्तों, तो कुल्लू दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का जिला है दोस्तों, ध्यान लीजिएगा। यहीं पर क्या है, ये मनीला नाम सुनते होंगे, मनीला दोस्तों। तो मनीला क्या है, यहीं पर एक शहर है, मतलब कि आपका पर्यटन स्थल है दोस्तों, कुल्लू घाटी में ही। तो कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में दोस्तों पहुंचती है। कौन आपका, तो ये दोस्तों आपका ब्यास नदी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग आगे, कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर गिराई दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सतलज के बारे में, सतलज के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी सतलज भी क्या है दोस्तों, हिमालय पार की नदियाँ हैं। क्या है, हिमालय पार। जो ब्यास ये सब है ना, तो ये दोस्तों हिमालय पार की नदियाँ नहीं है। और ये सब जो है हिमालय पार, मतलब हिमालय को पार कर दोस्तों नदियाँ कहती है, बह करके आती है, मतलब हिमालय के दोस्तों सीना चीर कर दोस्तों ये बह करके आती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है। सतलज का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, तो सतलज का प्राचीन नाम दोस्तों सुत्रोदी है। क्या है, सुत्रोदी, दी दोस्तों क्या है, प्राचीन समय में इसको हम लोग बोलते थे। अभी निकलता कहाँ है, तो मानसरोवर झील से बताएं, तीन नदियाँ निकलती है। कौन कौन, ब्रह्मपुत्र आपका, सिंधु और आपका सतलज। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल जो झील है दोस्तों, इसकी ऊंचाई मतलब ऊंचाई समुद्र तल से दोस्तों 4555 मीटर है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इसका जन्म होता है, इसका दोस्तों तो सतलज का, ये ध्यान दीजिएगा, किसका जन्म हो रहा है, सतलज का दोस्तों जन्म हो रहा है। उसके बाद ये उच्च शरीफ मतलब कि जो पाक का इलाका है, से लगभग दोस्तों 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में जाकर के अपना पानी दोस्तों गिरा देती है। चिनाब में दोस्तों पूरा पानी गिराता है, इसलिए बोले जितनी भी सहायक नदियां हैं आपकी सिंधु की, सब दोस्तों क्या होती है, चिनाब में जाकर पानी अपना गिरा रही है, कोई सतलज में गिरा दे रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब क्या है, उसमें सबसे बड़ी जो कौन है, चिनाब नदी आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, तो सिंधु की दोस्तों। अब लगभग यहाँ पर बताया कि हिमालय पार की नदियाँ है, तो हिमालय पार करके उसका कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। लेकिन भारत में क्या दोस्तों 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, तो दोस्तों आपकी सतलज की, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला यहाँ पर दिया है आपको कुछ विशेष दिया है, विशेष में लिखा है कि यह नदी सिटकिल्ला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। जब बताएं कि हिमालय पार पे आ रही है, तो भारत में प्रवेश करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, तो हाँ बिल्कुल रास्ता है। तो कहाँ है दोस्तों, तो आपका ये सिटकिला दर्रा, कहाँ है सिटकिला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, सिटकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करती है, प्रवेश करती है, कहाँ, तो हमारे भारत में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये किन्नौर जिला वहाँ पर, यहीं से दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश की। और सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी सिंधु के दोस्तों, ये सिंधु को नहीं बोल सकते, चिनाब की बोल सकते हैं, ये पॉइंट अब गलत लिखा है कि सिंधु की 5 प्रमुख नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी बोल रहा है, लेकिन ये हमको यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सबसे लंबी सहायक नदी आपका चिनाब है। ये चिनाब की हो सकती है सबसे लंबी, चिनाब नदी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों हो सकती है, लेकिन सिंधु की दोस्तों ये नहीं है। ये पॉइंट को सही कीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो एग्जाम में दोस्तों आपको चिनाब ही टिक करना है। आते हैं हम लोग अब गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग जान लें दोस्तों। आप गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का दोस्तों उद्गम जन्म कहाँ होता है, तो ये गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी है, जो गोमुख दोस्तों हिमनद है, वहाँ पर दोस्तों इसका जन्म होता है। जो समुद्र तल से दोस्तों गोमुख क्या है, 3900 मीटर की दोस्तों से भी अधिक ऊंचाई पर दोस्तों ये है, कौन आपका, तो ये गोमुख दोस्तों। यहाँ से निकलती है कौन, आपकी गंगोत्री। तो जब यहाँ से मेरे भाई निकलती है गंगोत्री, तो उस समय इसका नाम गंगा नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। गंगा दोस्तों बाद में पड़ता है, गंगा इसका नाम दोस्तों बाद में पड़ता है, जब आपका भागीरथी अलकनंदा नदी मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज में, देवप्रयाग में दोस्तों, तब जाकर के दोस्तों जो नई धारा बहती है वहाँ से, तब जाकर ये गंगा दोस्तों का नाम इसका होता है। जब यहाँ निकल रही है दोस्तों इसका नाम भागीरथी है। क्या दोस्तों मेरे भाई, जब इसका उद्गम हो रहा है गंगोत्री से, तो ये भागीरथी नाम से दोस्तों इसका उद्गम हो रहा है, ये भी दिमाग में आपको डाल के रखना। अब इससे संबंधित जो भी बातें आपको हम बताते हैं यहाँ पर। तो क्या है, तो सबसे पहले रखें कि ये हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको राष्ट्रीय नदी घोषणा कब मिली थी, मतलब दर्जा कब मिला था, 2008 में। 2008 में दोस्तों मिला था दर्जा, हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो ये गंगा है दोस्तों। उसके बाद याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा का नाम सुनते होंगे। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों जो आपका बांग्लादेश से बनता है, कुछ भाग हमारे पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों संगम पे बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों संगम पे ही बनता है क्या, आपका सुंदरबन डेल्टा। ये ध्यान दीजिएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा, ये भी ध्यान देना है। ये क्या है, मैंग्रोव वन दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा आगे और फैक्ट बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं कि ये कहाँ जाके गिरता है। तो इससे बंगाली खाड़ी में गिरता है, मतलब उद्गम हो रहा है गंगोत्री से, कहाँ गिरता है, अपना पूरा पानी गिरा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों।
इसकी कुल लंबाई हमारे भारत में दोस्तों क्या है 2525। ये जरूर याद रखिएगा, गंगा की कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर दोस्तों है भारत में। अभी जो गंगा के बारे में जो विशेष तथ्य उसको समझते हैं, क्या लिखता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। मतलब कि जब दोस्तों उद्गम होता है तो भागीरथी होता है, लेकिन जब ये देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, कहाँ मिल रही है दोस्तों मेरे भाई, तो ये देवप्रयाग में मिल रही है। ये प्रश्न भी आया था आपका बीपीएससी जो 71 हुआ है उसमें पूछा भी था, ये देवप्रयाग में दोस्तों ये मिलती है। और तभी दोस्तों जो नई धारा बनती है वो कहलाती है गंगा कहलाती है। कहाँ क्या कहलाती है, गंगा दोस्तों कहलाती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ गंगा के बारे में थोड़ा सा और भी हम दो चार फैक्ट बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब लिखिएगा जरूर। तो गंगा के बारे में थोड़ा और जानिए। तो गंगा जो है दोस्तों ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। हमारे भारत के 5 राज्यों से दोस्तों होकर के गुजरती है। अब ये कौन कौन राज्य है, तो उद्गम जहाँ हो रहा है गंगोत्री दोस्तों यूके, मतलब कि उत्तराखंड से, यूपी से। उसके बाद अपना बिहार हो गया, बिहार के बाद यहाँ पर ले लेते हैं झारखंड, यहाँ समझ लीजिएगा ये झारखंड हो गया दोस्तों, फिर वेस्ट बंगाल से। अब यहाँ पर समझना है क्या कि सबसे लंबी जो दूरी तय करती है, ये कहाँ पर सबसे लंबा दूरी तय करती है, तो दोस्तों ये आपका यूपी में, मतलब सबसे लंबी गंगा नदी कहाँ है, तो यूपी में दोस्तों इसकी लंबाई। और बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर, इसको भी याद रखिए। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है बिहार में, 445 किलोमीटर दोस्तों। अब उसके बाद बताएं किसी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ दोस्तों, जितना बिहार में देखते हैं हमारे बिहार की नदियाँ हो या यूपी की नदियाँ हैं दोस्तों, सबकी सहायक नदियाँ हैं, तो गंगा की है। अब इसमें सबसे जो लंबी सहायक नदी है दोस्तों इसकी यमुना, जो नीचे देख रहे हैं यमुना, यमुना क्या है दोस्तों, गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन सबसे लंबी है। अब आपसे पूछे कि सबसे पहली नदी कौन है सहायक नदी गंगा की, कभी कभी पूछता है, तो बताइएगा फर्स्ट जो सहायक नदी है गंगा की वो कौन है, तो राम गंगा है। नाम से ही गंगा से ही राम गंगा है, याद रखिएगा, राम गंगा, राम गंगा याद रखिएगा। और जो अंतिम है लास्ट कौन है, तो लास्ट दोस्तों महानंदा। कौन है मेरे भाई, महानंदा दोस्तों। जो हमारे बिहार का जो उत्तर पूर्वी इलाका देख रहे हैं वहीं से दोस्तों क्या होता है, हमारे बिहार में प्रवेश करता है दोस्तों, और आपका चला जाता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, तो ये चला जाता है। तो महानंदा अंतिम है, और पहला दोस्तों कौन है, रामगंगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और मैदानी इलाका कहाँ से ये गुजरता है, तो ये हरिद्वार को दोस्तों पहाड़ी से उतर करके दोस्तों मैदानी से गुजरना शुरू करता है। तो ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं मेरे भाई, याद आपको रहेंगे भी, क्योंकि आपको हम सभी बेसब्री से आराम से दोस्तों पढ़ा रहे हैं। आगे हमारा है यमुना के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना सबसे पहले याद है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है मेरे भाई। ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री जो हिमानी है, मतलब कि हिमनद है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। कहाँ से, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल है यमुनोत्री दोस्तों, यमुनोत्री के पास बंदरपूछ जो इलाका है वहाँ से दोस्तों ये निकलती है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों क्या है समुद्र तल से दोस्तों 6316 मीटर दोस्तों ऊंचाई है। क्योंकि हम लोग कोई किसी भी चीज़ का ऊंचाई मापते हैं, पर्वत हो या किसी भी चीज़ का दोस्तों, हम लोग समुद्र तल से ही मापते हैं मेरे भाई। अब ये जो है ये प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद दोस्तों, वहाँ पर गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर दोस्तों है ये यमुना की। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कि इसकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा, चंबल बेतवा केन, तो महत्वपूर्ण है। चंबल बेतवा केन दोस्तों क्या है आपकी, ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है किसकी, तो आपकी यमुना की। यमुना के अलावा दोस्तों एक सहायक नदी और है, एक है टोंस, ये जो याद रखिएगा, टोंस नदी। लगता है कि ये आपका विदेशी नाम है, लेकिन दोस्तों क्या है, यमुना की ही आपकी सहायक नदी है। उसके बाद है कि ये तीनों नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। जैसे आप भारत का नक्शा देखते होंगे मेरे भाई, भारत का, तो ये आपका यहाँ से निकल रही है कौन, आपका यमुना नदी यहाँ से निकल करके ये ऐसे मान लीजिए बह रही है, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश से क्या होती है दोस्तों, 3 नदियाँ निकलती है, वही चंबल बेतवा केन दोस्तों, चंबल बेतवा केन क्या होती है, दक्षिण से निकल कर दोस्तों ये मिलती है कहाँ पर, तो यमुना नदी में दोस्तों मिलती है। देखिए चंबल बेतवा केन, ये बोलिएगा 3-4 बार, चंबल बेतवा केन, और साथ में टोंस, चंबल बेतवा केन साथ में टोंस, ये आपको याद हो जाएगा मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। दिल्ली हो गया आपका, आगरा हो गया, इस दोस्तों ये समझिए यमुना नदी किनारे ही है। आगे हम लोग चैप्टर हम लोग का, इसलिए आपको ये सब जो नदी किनारे शहर है वो आपको बता नहीं रहे। आगे है हमारा क्या, चंबल, क्या है मेरे भाई, चंबल याद रखिएगा, चंबल किसका सहायक नदी है, तो ये आपका यमुना नदी का ही सहायक नदी है मेरे भाई। ये कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश में मऊ है, मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी दोस्तों सिंगार चौड़ी चोटी यहीं पर से निकलते हैं, मतलब सिंगार चौड़ी चोटी को दोस्तों निकलती है, जो मध्य प्रदेश के मऊ के समीप दोस्तों है। मध्य प्रदेश के मऊ जिला में दोस्तों है, जो कहाँ पर स्थित है, तो जाना पाव पहाड़ी है, वहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है, किसका दोस्तों, चंबल का। अब ये चंबल दोस्तों कहाँ जाके मिलती है,
तो यमुना में, तो इटावा जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इटावा उत्तर प्रदेश का जो जिला है वहाँ पर जाकर के इटावा से 38 किलोमीटर दूर दोस्तों यमुना नदी जाकर के मिलती है। कुल इसकी लंबाई है 995। किसका दोस्तों? तो आपका चंबल का। अब चंबल के बारे में समझिए, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिया है कि देश के सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण कौन करती है? चंबल करती है, सबसे गहरे गड्ढे का। इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी और मेज। मतलब जो जो आपको लग रहा है दोस्तों ये सब नाम अजीब सा, लेकिन आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। पहली बार में नहीं होता है, लेकिन प्रयास करते करते दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको सफलता हासिल हो जाती है। जिस तरह से आप कुआं देखते होंगे, कुआं से पानी निकालते हैं तो रस्सी क्या होता है दोस्तों? रस्सी क्या होता है? वो जो पत्थर है, जो आपका पत्थर है, तो उस पर क्या करता है? रगड़, बार बार आने जाने से क्या होता है? उसमें भी दोस्तों रगड़ कर देता है। बार बार क्या होता है? प्रयास करने से, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। उसी तरह दोस्तों बार बार इसको पढ़िएगा तो आपके मेरे भाई दिमाग में छप जाएगा ये चीज़ें, दिमाग में आपका ये ऑटोमेटिक क्या होता है, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। अभी आपको लग रहा है अजीब सा कि ये बहुत कठिन जटिल नाम है, लेकिन दोस्तों पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपका समझ में आ जाएगा। ये तो हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। तो देश में ये देश का सबसे बड़ा गड्ढा का निर्माण करता है कौन दोस्तों? आपका ये चंबल नदी। और चंबल की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों जो आकर के मिलती हैं, तो काली सिंध है, इसको जरूर याद रखिएगा, पार्वती है, सिप्ता है, बनास है, कुरल है, बामनी है और मेज है दोस्तों। ये सब अजीब सा नाम है, लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है और याद हो ही जाएगा मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा क्या है? तो अगला है हमारा रामगंगा। क्या दोस्तों? रामगंगा, जो बताए थे कि ये क्या है, तो आपका गंगा की पहली सहायक नदी है। अब ये याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमनद हिमालय श्रेणी, मतलब कि हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग पर दोस्तों क्या होती है, ये निकलती है। और ये जो आप उत्तराखंड में से निकलती है। नैनीताल कहाँ? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुने हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये क्या है? इसी नदी के किनारे। कभी कभी पूछ दे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, तो आपको नाम देना है क्या? ये रामगंगा। क्या देना है दोस्तों? रामगंगा देना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कहाँ पर आकर के मिलती है दोस्तों गंगा में? तो ये कन्नौज के निकट आके मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है? कन्नौज, जो आपका यूपी में दोस्तों। कन्नौज का युद्ध नाम सुने होंगे 1540 में दोस्तों, शेरशाह और आपके हुमायूं के बीच में। तो कन्नौज के निकट दोस्तों आकर के मिलती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश है, कन्नौज में, गंगा नदी में दोस्तों। आगे इसमें बारे में फैक्ट दिया है, 696 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और खोन क्या है इसकी? प्रमुख सहायक नदी। ये तो जरूर याद रखिएगा, खोन। खोन किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा की सहायक नदी है खोन। 696 किलोमीटर कुल लंबाई है और खोन इसकी प्रमुख दोस्तों सहायक नदी है। किसकी? तो रामगंगा की मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं किसका? रामगंगा के बाद क्या है? तो शारदा है। शारदा को दोस्तों हम लोग एक काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। काली गंगा के नाम से दोस्तों शारदा को जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? तो कुमायूं हिमालय का जो मिलान है, मिलान हिमनद दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अब कुमायूं हिमालय क्या है? तो बता दिए। तो कुमायूं हिमालय के बारे में कि हम लोग जब बांटे थे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से दोस्तों पूरब की ओर बांटे थे, तो बताया जाए सिंधु से लेकर फतलस के बीच का जो इलाका है इसको हम लोग पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। फिर फतलस से लेकर के दोस्तों आपका जो ये काली नदी है दोस्तों, इसके बीच का जो हिमालय इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये जो काली नदी है दोस्तों, सिंधु, सतलज और आपका काली नदी के बीच का जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कुमायूं हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम जब पढ़ाए थे हिमालय चैप्टर वहाँ बताए थे। तो ये कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से दोस्तों निकलती है कौन? शारदा दोस्तों। इसे काली गंगा के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। कहाँ जाकर के मिलती है? तो ये दोस्तों घाघरा की सहायक नदी है, जो बहराम घाट के समीप दोस्तों घाघरा नदी में जाकर मिलती है। कौन दोस्तों? आपकी, तो आपकी शारदा दोस्तों। इसके अलावा इसके बारे में याद रखना है कि 602 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है कि इसकी सहायक नदियाँ हैं शर्मा, लिसार, सरयू, सरयू याद रखिएगा, पूर्वी रामगंगा और चौकिया दोस्तों। पूर्वी रामगंगा मतलब जो रामगंगा है दोस्तों वो मुख्य धारा है, वो भी क्या होती है? आगे जाकर बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद तो पूर्वी और पश्चिमियों के ऐसे बढ़ जाती है। तो पूर्वी जो रामगंगा है दोस्तों इसकी धारा है जाकर के इसमें जाकर के मिलती है। किसमें? तो शारदा में दोस्तों। सरयू याद रखिएगा, सरयू की नदी के किनारे दोस्तों आपका अयोध्या है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो शर्मा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की। अब आके आते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है? तो अगला बात करते हैं घाघरा या कर्णाली। घाघरा या कर्णाली या कौरियाला, घाघरा बोले या कर्णाली बोले या कौरियाला दोस्तों बोले। ये कहाँ से निकलता है? तो नेपाल में तकला कोट है। क्या है? नेपाल में तकला कोट। वहाँ 37 किलोमीटर के दोस्तों उत्तर पश्चिम में क्या है आपका? तो ये लिखा है मापचा चुंग हिमनद। मापचा चुंग याद रखिएगा, यहाँ पर गलती लिखा, गलती मतलब कि मिस्टेक हो गया है। इसका नाम है मापचा, मापचा चुंग या चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद दोस्तों यहाँ से निकलता है, हिमानी से निकलता है। कौन आपका? तो घाघरा नदी दोस्तों। कौन निकलता है? घाघरा नदी निकलता है। अब ये दोस्तों कहाँ जाकर मिलता है? तो ये दोस्तों जाकर मिलता है जो हमारे बिहार का सारण और बलिया उत्तर प्रदेश का जो जिला है दोस्तों, उसके समीप आकर दोस्तों मिलता है गंगा नदी में। ऐसे कहीं कहीं छपरा भी लिखा रहता है कि छपरा में आकर के दोस्तों ये
क्या होता है, घाघरा आकर के मिलता है छपरा में दोस्तों। आगे की कुल इसका 1080 किलोमीटर लंबाई है, किसकी दोस्तों, घाघरा नदी के दोस्तों। उसके बाद है कि ये इसके बारे में कि विशेष पॉइंट क्या है कि शिवालिक को पार करते समय, जो शिवालिक हिमालय है, जो पाद हिमालय कहते हैं, हिमालय के जो सबसे निचला भाग है दोस्तों, जो सबसे नवीनतम भाग है, इसके शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 किलोमीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। मतलब कि जो गड्ढा बनाती है, गॉर्ज बनाती है दोस्तों ये आपका घाघरा, तो उसका नाम क्या दिया गया, शीश पानी दोस्तों, जिसकी लंबाई मतलब गहराई है 180 किलोमीटर, मतलब 180 मीटर मेरे भाई। काली नदी, चौकिया, छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। ये तो जरूर याद रखिए, काली नदी। काली नदी जो है दोस्तों, किसको हम लोग कहते हैं काली नदी, तो दोस्तों हम लोग काली, कहीं कहीं शारदा को भी हम लोग काली के नाम से जानते हैं, काली गंगा बोलते हैं हम लोग। चौकिया हो गया आपका, छोटी गंगा दोस्तों इसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा किसकी, तो आपकी दोस्तों घाघरा की। तो ये आपको दिमाग में डाल के रखना है मेरे भाई। अगला है गंडक। क्या है, गंडक। तो गंडक दोस्तों जो नेपाल में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शालिग्राम, व मैदानी भाग में दोस्तों नारायणी के नाम से जानते हैं। मतलब कि नेपाल में गंडक को दोस्तों क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है, और मैदानी भाग होता है उसको इसमें नारायणी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है कहाँ, नेपाल से। कहाँ होता है मेरे भाई, नेपाल में। अब ये गंडक कहाँ आकर मिलती है, तो पटना के समीप दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। ऐसे एग्जैक्ट अगर लोकेशन आपको पता हो तो ये पटना और जो हाजीपुर देख रहे हैं, हाजीपुर जो सोनपुर दोस्तों मेला लगता है आपका सोनपुर, वहीं पर दोस्तों क्या होता है आपका ये मिलता है। मतलब सोनपुर में आकर के दोस्तों यह गंडक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसकी जो कुल लंबाई है भारत में, ये 425 है, निकल रही नेपाल से, लेकिन भारत में कुल लंबाई 425 किलोमीटर दोस्तों। इसकी सहायक नदी के बारे में बात कर ले, किसका, गंडक नदी के बारे में। तो सहायक नदी काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। जब गंडक नदी दोस्तों इसका जब उद्गम होता है तो उस समय दोस्तों क्या होता है, गंडक नदी नहीं होता है, बल्कि ये काली गंडक और त्रिशूली नदी मिलती है, तब जाकर गंडक नदी दोस्तों ये कहलाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को तो शालिग्राम कहा जाता है। किसे कहते हैं, शालिग्राम। तो इसमें जो गंडक नदी में जो गोल गोल पत्थर मिला दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शालिग्राम कहते हैं। इसलिए इस नदी का नाम दोस्तों क्या है, शालिग्राम नदी दोस्तों। नेपाल में नेपाली जो लोग हैं इसको शालिग्राम के नाम से भी दोस्तों कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका शालिग्राम पत्थर पाया जाता है, किसमें, तो आपका गंडक नदी में दोस्तों। अब आते हैं हम लोग, अगला जो हमारा है क्या है, अगला नदी है कोसी नदी। क्या दोस्तों, कोसी नदी, जो बिहार का शोक नदी के दोस्तों नाम से इसको हम लोग जानते हैं भाई, आपका बहुत ही फेमस है। तो कोसाई थान चोटी के उत्तर में जो आपका ये भी क्या है दोस्तों, तो ये आपका नेपाल में है। तो नेपाल में दोस्तों कोसाई थान चोटी के उत्तर में दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है, और हमारे जो बिहार है, बिहार में प्रवेश करती है, और कारागोला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दोस्तों गंगा नदी में आकर के दोस्तों क्या होती है, इसका संगम होता है, मतलब मिलती है दोस्तों। इसकी कुल जो लंबाई है 730 किलोमीटर है। कितना है, 730 किलोमीटर से कुल दोस्तों लंबाई है। अब इसके बारे में जो पॉइंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी मुख्य धारा अरुण नदी जो है, अरुण नदी, वो तिब्बत में दोस्तों इसको पंगचू कहते हैं हम लोग। अरुण नदी को तिब्बत में क्या होते हैं, पंगचू दोस्तों कहते हैं। सहायक नदियों के बारे में बात कर ले, मुख्य धारा मतलब किसकी, तो ये आपके कोसी की, कौन है, अरुण नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी सहायक नदी के बारे में बात कर ले तो यारू, जरूर याद रखिएगा इसको, सोन कोसी, तामुड़ कोसी, इंद्रावती, जिसमें कोसी तो आपको याद रहेगा ही। देखिए यहाँ पर है सोन कोसी, तामुड़ कोसी, दूध कोसी, भोट कोसी और तांबा कोसी। तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यारू है आपका, इंद्रावती है, लिखू है, इसको याद रखिएगा। इंद्रावती दोस्तों याद रखिए, 2 नदी मिलेगा आपको, एक नदी आपका कोसी का सहायक नदी है, और आगे जाकर के पढ़ाएंगे इंद्रावती के बारे में दोस्तों, जो आपका गोदावरी में आकर के देखने पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यारू, इंद्रावती और लुखू दोस्तों याद रखिए किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका कोसी की है। कोसी को हम लोग बिहार का दोस्तों शोक कहते हैं, कारण है कि दोस्तों मार्ग बदलने में दोस्तों माहिर है, मतलब कि हमेशा दोस्तों मार्ग बदलती है, तो प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ दोस्तों आती है, और जनधन को दोस्तों बहुत ही क्षति होता है इससे। अगला है बेतवा या बेत्रवती नदी। बेतवा या बेत्रवती नदी दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में दोस्तों कुमरा गाँव जो है उसके समीप विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। कौन, बेतवा नदी। चंबल बेतवा केन के बारे में बताया ना, जो मध्य प्रदेश से निकलता है, तो वही चंबल बेतवा केन जो यमुना की सहायक नदी है मेरे भाई। आगे है कि हाजीपुर के समीप, क्या है दोस्तों, हाजीपुर के, ये हाजीपुर नहीं, हमीरपुर के समीप दोस्तों ये यमुना नदी मिलती है, क्योंकि बता दिए कि यमुना की सहायक नदी है कौन, तो आपका बेतवा मेरे भाई। अगला है कि इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। क्या है, 480 किलोमीटर। और ये क्या होती है, तो दोस्तों इसके ऊपरी मार्ग में कई झरनों का दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। किस वजह दोस्तों आपका ये, तो बेतवा नदी से मेरे भाई। झरना के बारे में पढ़ाएंगे, जलप्रपात के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, उसको अलग अलग करके पढ़ाएंगे, ताकि दोस्तों आपको जब भी रिविजन करने की आवश्यकता पड़े तो कम समय में दोस्तों आप तेजी से इसको कर सके। अगला है मेरे भाई सोन नदी।
तो ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक की पहाड़ी को दोस्तों याद रखिएगा, दो नदियाँ निकलती है। एक निकलती है नर्मदा नदी जो आपके पश्चिम की ओर जाती है, और एक निकलती है दोस्तों कौन? सोन नदी। कभी कभी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि महानदी भी निकलती है अमरकंटक से, तो महानदी तो दोस्तों अमरकंटक से नहीं निकलती है, ध्यान दीजिएगा। जो अमरकंटक है हमारा, मान लीजिए कि हमारा भारत का ये है, तो यहाँ मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक पहाड़ी है तो जो उत्तर की ओर जा रही है, मतलब कि यहाँ से उद्गम होकर के उत्तर की ओर बहती है, और जाकर दोस्तों हमारे बिहार में प्रवेश करके दानापुर जो देख रहे हैं पटना दोस्तों, वहाँ पर गंगा नदी मिलती है, सोन नदी है। क्या है दोस्तों? ये सोन नदी है। और ये पश्चिम को जो बढ़ेगी दोस्तों नर्मदा नदी है। और जो ये आपका जो निकलती है महानदी, वो दोस्तों क्या आती है? मध्य प्रदेश के, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन वो सिहावा है जो गाँव दोस्तों, वहाँ से निकलती है, अमरकंटक से नहीं निकलती है। दिमाग में डाल के रखिएगा। तो अगला है हमारा कि ये पटना के समय दोस्तों गंगा में मिलती है। कहाँ पर? तो दानापुर में दोस्तों इसका संगम होता है गंगा से। किसका? तो सोन का दोस्तों। अगला है कि कुल इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, और नर्मदा के समय दोस्तों इसका उद्गम है, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अब आते हैं हम लोग आगे, ये हम लोग समझ गए। अगला है मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो पढ़ चुके हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो भी नदियाँ होंगी उसके बारे में हम इसमें इसी में देख लेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत में जो बताएं कि मानसरोवर झील वहाँ से निकलती है। तो जब इसका जन्म होता है मेरा भाई, किसका? ब्रह्मपुत्र का, तो इसको हम लोग तिब्बती लोग क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको नाम पड़ता है देहांग। अब कैसे? तो समझिए पहले, जैसे पहले इसका उद्गम बताते हैं। तो इसका तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोस्तों चेमयुंगडुंग हिमानी, मतलब हिमनद है दोस्तों, वहाँ से ही निकलती है। ये ध्यान दीजिएगा। जो समुद्र से ऊंचाई जो है आपका ये हिमानी का कितना है? 5150 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अब ये जब निकलती है मेरे भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो तिब्बती लोग क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। अब ये सांगपो मतलब कि नदी बहते हुए, मतलब मान लीजिए कि हमारा ये भारत का इलाका देख रहे हैं मेरे भाई, ये वाला, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से ये नदी बहते हुए आ रही है, मतलब कि तिब्बत से निकली, तो ये सांगपो के नाम पे जानी गई। ठीक है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ से आकर के हमारे भारत में जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका देख रहे हैं, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका देख रहे हैं मेरे भाई, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करती है, ठीक है, कौन? आपका सांगपो। सांगपो मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही हमारे भारत में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर नामचा बड़वा नाम का दोस्तों क्या है? आपका पहाड़ी है, वहीं पर दोस्तों यू टर्न लेती है। जो नामचा बड़वा पहाड़ी है आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, नामचा बड़वा, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है, नामचा बड़वा दोस्तों, यहाँ पे लेती है यू टर्न। यू टर्न ले करके दोस्तों क्या होती है, हिमाचल प्रदेश में ही क्या है, एक आपका दर्रा है जिसका नाम है यांग याप। यांग याप, ये सब लिख लीजिएगा, यांग याप दर्रा है मेरे भाई। यहाँ से क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई प्रवेश करती है। और जैसे ही दोस्तों ये सांगपो हमारे भारत में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम चेंज होता है। वहाँ के लोग बोलते हैं इसको देहांग। किसको बोलते हैं? देहांग। ये सब नाम याद रखिएगा। और तिब्बती लोग बोल रहे हैं सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या बोल रहे हैं? इसको देहांग बोल रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों असम में प्रवेश करता है, तो असम में दोस्तों क्या होता है, इस देहांग नदी में जाकर मिलती है लोहित। कौन मिलती है दोस्तों? लोहित। जैसे ही लोहित मिलती है दोस्तों इस नदी में, तो यहाँ के जो लोग हैं असम के लोग, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जैसे ही जाएगा दोस्तों, कहाँ जाएगा? ये बांग्लादेश में जाएगा, तो दोस्तों बांग्लादेश के लोग क्या बोलेंगे इसको? जमुना। बांग्लादेशी क्या बोलेंगे इसको? जमुना बोलते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो भी बात बताएं दोस्तों, कैसे कैसे का नाम परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गंगा नदी में दोस्तों। गंगा नदी से संगम करती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है दोस्तों। वहाँ पर जब एक नई धारा बनती है, वहाँ पर गंगा नदी, इधर से गंगा नदी आ रही है आपकी, और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो नई धारा बनती है, इसको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं हम लोग? मेघना। अगर आपसे पूछे मेघना नदी दोस्तों, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के दोस्तों क्या है? संगम से ही बनता है। मेघना नदी का मतलब कि निर्माण होता है। और यहाँ पर जो दोस्तों आपका डेल्टा बनता है, उसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा मेरे भाई, जो पश्चिम है आपका, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश में दोस्तों बनता है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों क्या है? तो ये 2900 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी को ही दीजिएगा। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन चौड़ी बोल दे आपसे कभी, बोले कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तब दोस्तों आप लीजिएगा नाम ब्रह्मपुत्र नदी का। चौड़ी बोले भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो ब्रह्मपुत्र का। लंबी बोलेगा तो लंबी मत बोलिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि वो तो 2525 ही है, 2525 गंगा है, इसका 2900 है। तो मेरे भाई ये पूरे भारत में नहीं ना है, वो पूरे भारत में 2525 है। भारत में देखिए क्या है, 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के मेरे भाई। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसकी क्या प्रमुख सहायक नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का और सिंधु नदी का सहायक नदी याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आसानी से याद हो जाएगा। जब आपके सामने ऑप्शन आएगा मेरे भाई
तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, मतलब कि आप टिक कर दीजिएगा। कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, तो ये दिबांग, लोहित, कामेंग, सुवर्णसिरी, मानस, धनसिरी, जियाम रैली, संकोश, तीस्ता। तीस्ता दोस्तों जो बांग्लादेश में जाकर के मिलता है कहाँ पर, तो ये तीस्ता मतलब कि ये आपको निकलता है तिब्बत से, क्या बोलते हैं, तिब्बत जो सिक्किम है दोस्तों वहाँ से ये निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में जो इसकी सहायक नदी है मेरे भाई, इसकी सहायक नदियों के बारे में एक नदी के बारे में जरूर याद रखिएगा कि सबसे लंबी अगर सहायक नदी पूछ दे कभी आपसे कि बताइए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है ब्रह्मपुत्र की, तो ये सुवर्णसिरी देख रहे हैं, सुवर्णसिरी। सुवर्णसिरी क्या दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी। इसे सर्कल करके लिख दीजिएगा, सबसे लंबी, सबसे लंबी किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी। इस तरह से आपका गंगा का कौन है दोस्तों, गंगा का आपका यमुना है। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र का आपका सिंधु का कौन है, चिनाब है। उसी तरह से दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी कौन है इसकी, तो सुवर्णसिरी दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्या कि इसको हम पढ़ें। अब अगले भाग पे आते हैं मेरे भाई। अगला भाग हमारा क्या है, तो अगला भाग देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो नर्मदा नदी के बारे में समझिएगा। इससे हमेशा प्रश्न दोस्तों फैक्चुअल जो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो हो रहा है मेरा भाई, विंध्याचल पर्वत के श्रेणी में से स्थित अमरकंटक जो है दोस्तों, वहाँ पर इसका उद्गम हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो जो आपका विंध्याचल पर्वत देख रहे हैं उसी का दोस्तों वहीं पर आपका अमरकंटक नामक पहाड़ी है, वहीं पर दोस्तों इसका उद्गम हो रहा है, जहाँ से आपका सोन नदी निकला है। इसकी ऊंचाई अगर समुद्र से बात करें तो कितना है, 1057 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जब ये नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों तो क्या होती है, दो पर्वतों के बीच से दोस्तों, जो दो पहाड़ी दोस्तों उसके बीच से ये गुजरती है। अब कौन दो पहाड़ी है, तो दोस्तों दो पहाड़ी का नाम बताते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा नर्मदा नदी दोस्तों आपका सतपुड़ा जो है ना, आपका विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे दोस्तों क्या आपका सतपुड़ा है, क्या मेरे भाई, सतपुड़ा है, सतपुड़ा अयोग है विंध्याचल, इसके बीच से दोस्तों क्या निकल रही है, नर्मदा निकल रही है। इसीलिए इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। अगर कभी पूछ दे कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है, तो बताइएगा नर्मदा। भ्रंश घाटी मतलब कि दो पर्वतों के बीच से दो होकर जो नदियाँ जो दोस्तों बहती है उसी को कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर दोस्तों ये गुजरती है। सतपुड़ा विंध्याचल ऊपर है दोस्तों, उसके नीचे क्या है, सतपुड़ा है, उसके नीचे क्या है, सतपुड़ा। यहाँ से निकल रही है कौन आपका दोस्तों नर्मदा नदी। इसी के नीचे से ताप्ती नदी निकलती है, जो आपका देख रहे हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे से निकलती है ताप्ती नदी का। ये पूछ दिया आपसे कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है, तो दोस्तों बोलिएगा सतपुड़ा। ये आपका नर्मदा हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ताप्ती हो गया। तो इसके बीच में कौन सा पर्वत है, तो ये आपका हो गया मेरे भाई सतपुड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। भ्रंश घाटी से बोलेगा तो भ्रंश घाटी का मतलब होता है जो दो पहाड़ों के बीच से दोस्तों गुजरता है। और ये दोस्तों याद रखिएगा क्या है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर दोस्तों ये बहने वाली नदी है। और कहाँ जाके गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी देखें दोस्तों, गुजरात का जो इलाका देख रहे हैं, भारत का जो ये वाला जो ऐसे नहीं वैसे बना हुआ ये वाला है, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, खंबात के दोस्तों। कक्षी खाड़ी और खंबाती खाड़ी का नाम सुने होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, खंबाती खाड़ी में जाकर अपना पूरा पानी दोस्तों गिरा देता है। अगला है इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है दोस्तों। अब ये इसके बारे में याद रखिएगा क्या, कि जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप दोस्तों कपिल धारा, जिसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात बोले किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइएगा नर्मदा नदी पर बना हुआ दोस्तों। या डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। देखिए डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों, पश्चिम की ओर बने वाले जो अधिकांश नदियां मेरे भाई डेल्टा का निर्माण दोस्तों नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा नहीं बने, डेल्टा कहने का मतलब कि जो नदियां दोस्तों अपने साथ बह करके आती है, तो अपने साथ दोस्तों क्या करती है, बहुत सारे गाद लेकर के आती है, मतलब साथ दोस्तों लेकर के अपने साथ आती है। तो क्या करती है, समुद्र में गिरने से पहले दोस्तों क्या करती है, एक जगह पर उसको जमा कर देती है, तो दोस्तों एक आकृति बन जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। लेकिन दोस्तों नर्मदा नदी क्या है, अपने साथ जो भी मतलब कि गाद लेकर के आ रही है दोस्तों, वो समुद्र में मिलने के साथ साथ दोस्तों पूरा जो अपने साथ गाद लाई उसको भी दोस्तों क्या करती है, लेकर के चली जाती है। तो वहाँ दोस्तों डेल्टा निर्माण नहीं करती, क्या बनाती है, तो दोस्तों एस्चुरी बनाती है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछे कि कौन एस्चुरी बनाती है, तो आपका नर्मदा नदी। अधिकांश जितने भी आपके पश्चिम की ओर, मतलब भारत हो गया ये आपका इलाका, इधर जो बहेगा दोस्तों सब डेल्टा बनाएगा। कुछ नदियां जैसे दामोदर वो डेल्टा नहीं बनाती है, और इधर जो बहेगी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, सबका सब क्या करेगी, एस्चुरी बनाएगी, जो अपने साथ जो भी गाद लेकर ये सबका सबका दोस्तों बहा कर लेके चली जाती है। और ये विभ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर दोस्तों बहती है। बता दिए कि दो पहाड़ों के बीच से दोस्तों जो नदी बहती है उसी को हम लोग बोलते हैं विभ्रंश। तो उम्मीद करते हैं सभी आपको समझ में दोस्तों आया होगा, कोई पॉइंट समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं ताप्ती के बारे में। ताप्ती दोस्तों क्या है, कहाँ से निकलती है, ताप्ती है आपकी तो बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर दोस्तों, वहाँ के वहीं पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, यहाँ से दोस्तों क्या होती है, निकलती है। ये सतपुड़ा से निकल रही है, विंध्याचल से निकल रही है, कौन आपका, तो नर्मदा दोस्तों। अब ये सूरत के निकट मतलब गुजरात के निकट दोस्तों क्या होती है, खंबाती खाड़ी में दोस्तों ये जाकर के गिरती है। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है, किसके बारे में दोस्तों, ताप्ती के बारे में। अब यहाँ पर इसे कुल जो लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर है, और ये डेल्टा के बजाय भी एस्चुरी बनाती है। बता दें कि ये भी दोस्तों एस्चुरी, अब कैसे एस्चुरी बनाएगा, तो अभी ऊपर दिखाए थे किसके बारे में, ऊपर दिखाए सतपुड़ा दिखाए थे,
ये सतपुरा पर्वत दिखाए थे, सतपुरा से तो ये निकल ही रही है। और इसके जो नीचे दोस्तों क्या अजंता पहाड़ी है, क्या दोस्तों अजंता पहाड़ी है। तो ये अजंता और सतपुरा के बीच दोस्तों क्या होती है, बहती है कौन आपका ताप्ती, इसलिए उसको भी बोलते हैं हम लोग भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और फाफा दोस्तों क्या आती है, ये भी आपका जितना भी गाद लेकर के आ रही है सबको लेकर जा करके गिरा जाती है दोस्तों आपका समुद्र में दोस्तों। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है मेरे भाई कौन है आपका, तो ये पूर्णा क्या दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है इसकी, तो आपकी ताप्ती की। ताप्ती को हम लोग तापी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ताप्ती बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है महानदी, क्या है दोस्तों महानदी यहाँ पर क्या है, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा जो पर्वत है दोस्तों वहाँ से निकलता है, सिहावा है, सिहावा का समीप दोस्तों आपका ये निकलता है कौन आपका महानदी दोस्तों। और ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो कटक है, कटक के समीप जाकर दोस्तों यहाँ पे बंगाली खाड़ी में जाकर के अपना पूरा पानी गिरा देती है, ये ध्यान दीजिए कौन दोस्तों आपकी महानदी है। महानदी पे भारत का सबसे लंबा बांध या विश्व का सबसे लंबा बांध बोल सकते हैं हीराकुंड बांध दोस्तों जो उड़ीसा में, कहाँ मेरा भाई उड़ीसा में हीराकुंड बांध। इससे तो बहुत प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा, बता दिए क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट में दिया होगा। यहाँ पर देखिए 851 किलोमीटर की लंबाई है और इसे छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा कहते हैं, किसको हम लोग महानदी को। और उड़ीसा का भी बोले तो उड़ीसा का भी महानदी टिक कीजिएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों याद रखिएगा हीराकुंड बांध मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, जो आपका उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। अगला है हमारा छिप्रा दोस्तों याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, काकड़ी बरडी पहाड़ी है वहाँ से दोस्तों छिप्रा निकलती है। और चंबल की ये सहायक नदी है, चंबल बेतवा केन के बारे में बताया था ना, चंबल बेतवा केन किसका है, तो यमुना का है। और ये चंबल की सहायक नदी है कौन, छिपरा है, छिपरा मतलब निकलती है अपना पानी डाल दीजिए कहाँ पर, तो चंबल में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और ये 560 किलोमीटर से कुल लंबाई है। और चंबल के किनारे दोस्तों उज्जैन है, उज्जैन शहर जो मध्य प्रदेश का दोस्तों ये इसी नदी के किनारे है आपका, छिपरा नदी के किनारे आपका क्या है उज्जैन। ये इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ प्रति वर्ष 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। आपको पता है कि 4 जो हमारे शहर वहाँ पर, जैसे पिछले साल आपका इसी साल 2025 में आपका कहाँ लगा था, देवप्रयाग में दोस्तों लगा था आपका। तो हर एक 12 साल पे क्या होता है, अलग अलग जगह पर दोस्तों आपका लगता है, नासिक हो गया आपका, उज्जैन में दोस्तों आपका यही छिपरा नदी के किनारे दोस्तों आपका ये लगता है आपका ये कुंभ मेला दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है छिपरा के बारे में समझ गए। अब आते हैं माही के बारे में। माही भी दोस्तों एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसको भी थोड़ा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है सर, तो इसको याद रखना है कि माही जो है वो धार जिला, कहाँ का, तो मध्य प्रदेश में धार जिला है। धार जिला में दोस्तों एक गाँव है अमझोरा में मेहद झील दोस्तों यहाँ से निकलती है। अमझोरा में दोस्तों मेहद झील है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के धार जिला में। और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मतलब ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन, उसके बारे में बताएंगे, छोटा सा एक शब्द लिखेंगे उसे आप याद रखिएगा। ये 585 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और ये क्या करती है, इस पर दोस्तों बजाज सागर बांध है, क्या है, इससे बजाज सागर बांध, इसको ये कहाँ है, तो बांसवाड़ा में बनाया दोस्तों गया है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी कौन है आपका, ये तो माही नदी। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों क्या है आपका, विषुवत रेखा है, यही क्या है आपका 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये क्या है 23.5 डिग्री दक्षिणी में क्या आता है आपका, मकर रेखा आता है, ठीक है। अब इसको सभी जो आपकी जो रेखाएं दोस्तों उसको 2 बार काटने वाली नदियाँ हैं, उसको याद कैसे रखेंगे, तो पढ़ते होंगे दोस्तों LCM, ये LCM से याद रखिएगा। L मतलब कि एक मकर रेखा के लिए, C मतलब हो गया विषुवत रेखा के लिए, और ये M हो गया आपके कर्क रेखा के लिए। तो L मतलब हो गया लिम्पोपो, क्या हो गया, लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा को दोस्तों कांगो, C मतलब क्या हो गया, कांगो नदी क्या करती है, विषुवत रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। और ये जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है आपके, माही नदी है, जो हमारे भारत में ही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो LCM से आपको याद रखना है, कहीं भी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा फोटो बना लीजिएगा और ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो ये आपको उम्मीद रहे कि याद रहे। अब बात की क्या, तो ये पश्चिम की ओर जो हमारे भारत के दोस्तों, भारत के पश्चिम की ओर बहने नदी कौन है, तो उसके लिए तो याद रखिएगा 3-4 नदी का नाम उस शब्द में आ जाएगा। जैसे एक शब्द है समानता पढ़ते होंगे ना पॉलिटी में, समानता का अधिकार, तो समानता मतलब स हो गया साबरमती, म से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा, त से क्या हो गया ताप्ती। जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों ये समानता में आपका आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए इनमें से कौन नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं दोस्तों, या पूरब की ओर नहीं बहती हैं। तो ये याद रखिए, पश्चिम की ओर के लिए समानता या शब्द आपको याद रखना है। अब आते हैं लूनी के बारे में। लूनी जो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ जो अरावली पर्वत का ही दोस्तों हिस्सा है, यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं में सरस्वती और
सागरमती के रूप में दोस्तों उत्पन्न होती है और जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल करके दोस्तों लूनी का निर्माण करती है। जब ये दोस्तों जन्म इसका होता है तो दो नदियों के नाम से जन्म होता है और दोस्तों ये राजस्थान में ही आपका क्या है गोविंदगढ़ दोस्तों यहाँ पर आकर मिलती है तो दोस्तों ये लूनी के दोस्तों नाम से जानी जाती है। और क्या दोस्तों ये कच्छ के रन में दोस्तों क्या होती है अपने पूरा पानी दोस्तों गिरा देती है, मतलब कि विलीन गिराती है, गायब हो जाती है। मतलब कि एक ऐसी नदी है दोस्तों क्या होती है जो धरातल पे दोस्तों क्या होता है गायब हो जाती है। मतलब ये नदी में समुद्र में नहीं आती है बल्कि धरातल में दोस्तों क्या होती है ये गायब हो जाती है। इसके लिए एक प्रश्न आता है आपका, देखिए यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रश्न है। 320 किलोमीटर की लंबाई है और ये भारत की एकमात्र नदी है दोस्तों जो अंतर्वाहिनी नदी है। क्या है दोस्तों अंतर्वाहिनी नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है जोवाई, सुकड़ी और जोजारी दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये अंतर्वाहिनी नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन दोस्तों, तो ये आपकी सहायक नदी। आपसे अगर पूछे कि कौन सी नदी विलीन हो जाती है दोस्तों कच्छ के रण में तो बताइएगा लूनी नदी को दोस्तों बताइएगा। अंतर्वाहिनी नदी मतलब कि दोस्तों क्या होती है धरातल में ही अपनी गायब हो जाती है, समुद्र में ना मिलकर दोस्तों क्या धरातल में ही है गायब हो जाती है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है सोम के बारे में याद रखिए। ये उदयपुर जिला है जो आपका कहाँ पर राजस्थान में दोस्तों, वहीं पर क्या है बिच्छामेड़ा नामक स्थान है, वहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है किसका, सोम का दोस्तों। और ये बेनेश्वर में दोस्तों माही नदी में जाकर मिल जाती है, बेनेश्वर के समीप माही नदी जो है दोस्तों इसमें जाकर के ये मिल जा रही है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसको जो याद रखिएगा, जोखम, गोमती और तथा सारणी, इसकी दोस्तों क्या है आपकी प्रमुख सहायक नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है साबरमती, बताएं पश्चिम की ओर बनी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये जयसमुंद्र झील है दोस्तों जो अरावली पर्वत में दोस्तों इसका उद्गम होता है जयसमुंद्र झील का दोस्तों, यहाँ से ये साबरमती निकलती है और खंबात की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। जो गुजरात के तट पर दोस्तों आपका खंबात की खाड़ी है वहाँ पर दोस्तों जाकर के ये गिर जाती है। 371 किलोमीटर से कुल लंबाई है दोस्तों, लंबाई जरूरी है नहीं याद रखिएगा, लेकिन जो मुख्य नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, चिनाब हो गया, आपका नर्मदा हो गया, ये सब का दोस्तों याद रखिएगा। अब आते हैं बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो बनास मतलब अर्थात वन की आशा, इसको बनास इसलिए बोलते हैं क्या है दोस्तों ये वनों की आशा लेकर दोस्तों नदियाँ बहती है। तो अरावली के खमनोर पहाड़ी में कुंभलगढ़ के पास दोस्तों बेरो कमठ नामक स्थान दोस्तों क्या होता है इसका जन्म होता है, किसका दोस्तों बनास का। और बनास दोस्तों चंबल में जाकर के मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है बनास। और ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर स्थान पर दोस्तों क्या होता है चंबल में जाकर के दोस्तों मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर, कितना मेरे भाई 512 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको याद रखिएगा बनास के बारे में, कि यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। मतलब पूरा मतलब अपना जीवन काल दोस्तों राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में दोस्तों क्या होती है जाकर के मिलती है कहाँ पर, चंबल में। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी खाड़ी और मोरेल दोस्तों ये ऐसी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अगला है बाणगंगा। क्या दोस्तों, बाणगंगा जो दोस्तों कहाँ है, तो बैराट की पहाड़ी जयपुर दोस्तों मतलब राजस्थान से निकलती है बाणगंगा। अब दोस्तों यमुना नदी में जाकर के ये मिलती है बाणगंगा, कहाँ पर, तो फतेहाबाद के समीप आगरा में दोस्तों, यमुना में फतेहाबाद के समीप दोस्तों जो आगरा में है इसके समीप जाकर के दोस्तों ये मिलती है यमुना में दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 378 किलोमीटर है मेरे भाई। और क्या है, तो इस पर दोस्तों क्या है, तो इस पर जमवाड़ा रामगढ़ दोस्तों के पास बांध बना करके जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, किससे, तो बाणगंगा से दोस्तों। ये जयपुर में दोस्तों जो पीने के पानी का जो साधन है दोस्तों इसी नदी से दोस्तों क्या होता है उपलब्ध दोस्तों कराया जाता है। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है कृष्णा, मतलब कि प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो प्रायद्वीपीय नदी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा महाबलेश्वर के समीप दोस्तों ये जो आपका है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पहाड़ी का नाम सुनते होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ये निकलता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई समुद्र से है 1337 मीटर। महाबलेश्वर दोस्तों है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। कहाँ मेरे भाई महाबलेश्वर, तो महाराष्ट्र में दोस्तों जहाँ पर इसका उद्गम होता है कृष्णा का, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है, पश्चिमी घाट से निकल रही है ये दोस्तों, लेकिन आपका जाकर अरब सागर में नहीं गिरती है, कहाँ गिरती है, तो बंगाली खाड़ी में दोस्तों गिरती है। और 1401 किलोमीटर दोस्तों क्या है इसका कुल लंबाई है भारत में ही। और इसकी प्रमुख सहायक नदी आई तो जरूर याद रखिएगा, साउथ में जो होता है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों उसको याद रखिएगा। तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तो ये चारों तो जो याद रहेगा आपको, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा किसकी है दोस्तों, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा किसकी, कृष्णा की। भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, अमरावती हो गया, कोयना हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा दूधगंगा हो गया, फिर मालप्रभा, घाटप्रभा, इसको भी याद रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग गोदावरी। तो गोदावरी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र की निकलती है, जो नासिक जिले में दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, त्र्यंबक गांव है दोस्तों, वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहीं से निकलती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और ये
पहाड़ी को दोस्तों क्या करती है आपकी, निकलती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सेकंड लंबी नदी दोस्तों। ये भी आपका बीपीएससी 71 दोस्तों पूछा था कि बताइए भारत का दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको बताना है कौन, तो गोदावरी दोस्तों। गोदावरी क्या है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है मेरे भाई। सबसे लंबी नदी गंगा, गंगा के बाद कौन है, तो गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत का बोल देगा, प्रायद्वीपीय भारत का बोल देगा, तो गोदावरी दोस्तों क्या सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई, भूलिएगा नहीं। अगला है कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर दोस्तों क्या करती है, जाकर के मिल जाती है। ये भी याद रखना है कौन, गोदावरी। कुल इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर है। अब इसके बारे में जो फैक्ट जो है दोस्तों ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, तो ये से वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी, लेकिन सिर्फ बोलेगा दक्षिण गंगा बोलेगा दोस्तों, सिर्फ दक्षिण गंगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, गोदावरी। ये ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा बोले तो दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा, लेकिन इसमें जोड़ देगा भारत, दक्षिण भारत की गंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो वृद्ध गंगा बोले, दक्षिण गंगा बोले दोस्तों, तो गोदावरी को हम क्या बोलेंगे, गोदावरी को कहेंगे। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है, तो वेनगंगा, इंद्रावती। एक देखिए इंद्रावती बताया था, कोसी की बताया था, इसलिए बताया था गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, इसको भी याद रखिएगा। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेन, ये हो गया आपका वेनगंगा, ये आपका पेनगंगा, ये हो गया वैनगंगा, आपकी प्रवदा और आपका वर्धा। तो ये इसको याद रखिएगा, जो तीन नदियां हैं ना दक्षिण साउथ की दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय की, कौन कौन, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछता है आपका, ये याद रखिएगा। तो वेनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, सबरी हो गया, पूर्णा हो गया, वैनगंगा हो गया, प्रवदा हो गया और वर्धा दोस्तों किसकी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी के बारे में देखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसके दक्षिण को गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, किसको, तो गोदावरी को। अगला है कावेरी। क्या दोस्तों, कावेरी, ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले, जो कर्नाटक का कुर्ग जिला है दोस्तों, वहाँ पर एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है, किसका, तो ये आपका कावेरी का। और ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसके बारे में स्पेशल जो फैक्ट है दोस्तों, इसको समझना है क्या, तो इसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वो दक्षिण की गंगा हो गई, दक्षिण भारत की गंगा अलग हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों, जो आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम दोस्तों इतिहास में पढ़ते होंगे, मैथ्स जब पढ़े होंगे तब, यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है, किसकी, दोस्तों कावेरी की। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं से मिलते हैं, बाएं हेमावती, शिमशा, अर्कावती, दाएं काबिनी, भवानी, नोएल और अमरावती दोस्तों। ये क्या है, तो ये आपकी कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मेरे भाई, इसको दिमाग में डाल के रखिएगा। अगला हमारा है क्या, तो अब छोटी छोटी नदियां उसको देख लेते हैं। शरावती, क्या दोस्तों, शरावती दोस्तों, तो शरावती दोस्तों कर्नाटक का जो शिवमोगा जिला है दोस्तों, वहाँ के तीर्थहल्ली ताल्लुक में अम्बु तीर्थ नामक स्थान है। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, सराई आपका शरावती नदी का दोस्तों उद्गम होता है। जो गरसोप्पा जलप्रपात का नाम सुने हुए शरावती नदी पड़ी है, ये होनावर के समीप दोस्तों अरब सागर में जाकर मिल जाती है। मतलब ये पश्चिम की ओर दोस्तों बहने वाली नदी है, जाकर के मिल जाती है। 128 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और दोस्तों क्या ये पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है, मतलब कहीं और दूसरे जिला में दोस्तों नहीं जाती है, केरल हो गया आपका, महाराष्ट्र, यहाँ नहीं जाती है, बल्कि पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है। और जोग जलप्रपात इसी नदी पर है, जिसको हम महात्मा गांधी के नाम से दोस्तों जानते हैं, ये जोग जलप्रपात को। अगला हमारा है पेन्नार, ये है शरावती हो गया। तुंगभद्रा के बारे में समझते हैं, तुंगभद्रा नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो तुंगभद्रा क्या है, तो कर्नाटक के पश्चिम में, कर्नाटक के दोस्तों पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं गंगा मूल की चोटी पर दोस्तों तुंगा तथा समीप में दोस्तों काटूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। और जाकर दोस्तों एक जगह इसका संगम होता है, तब जाकर दोस्तों इसका निर्माण होता है, तुंगभद्रा नदी के नाम पर दोस्तों जाना जाता है। और ये दोस्तों क्या होती है, कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। मतलब ये क्या है, कृष्णा की दोस्तों सहायक नदी है, कौन आपका, तो तुंगभद्रा मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है इसके बारे में कि 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कुमुदवती है, वर्धा है, मगारी है और हिंद दोस्तों। हिंद क्या है, तो ये हिंद इसकी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, उसके बारे में लोग जानते हैं। फिर पेन्नार के बारे में पढ़ते हैं, पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी दोस्तों क्या है, तो ये नंदी दुर्ग श्रेणी का जो चेन्नई के सावा पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। मतलब कर्नाटक दोस्तों इसका मतलब कि उद्गम होता है, किसका दोस्तों, तो आपका पेन्नार का। उसके अलावा जानते हैं इसके बारे में और क्या है, तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। पेन्नार कहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और ये 597 किलोमीटर से इसकी कुल लंबाई है। और प्रमुख सहायक नदी बोलेगा तो इसमें पापहनी और चित्रावती दोस्तों क्या इसकी प्रमुख सहायक नदी है।
आगे देखिए, आगे हमारा है कौन नदी है, तो आगे हमारा दोस्तों है, अगला है आपका ये दक्षिणी टोन्स। टोन्स के बारे में बताया था, किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो टोन्स आपकी तो ये यमुना की है। तो दक्षिणी टोन्स के बारे में जानते हैं, तो ये कैमूर पहाड़ी में स्थित क्या है, तमसा कुंड जलाशय। अब कैमूर पहाड़ी बोले तो मत समझिए कि बिहार के बारे में बोल रहे हैं। ये कैमूर पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, कहाँ, एमपी में। कहाँ पर है मेरे भाई, एमपी में है। तो ये कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है, किसका, दक्षिणी टोन्स का दोस्तों। और ये सिरसा के संग दोस्तों गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी कुल लंबाई कितना है, 265 किलोमीटर की लंबाई है। और इस पर दोस्तों विहार जलप्रपात स्थित है। बिहार मतलब बिहार में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बिहार जलप्रपात बोलेगा तो बिहार में मत टिक कर दीजिएगा। तो ये बिहार जलप्रपात का एमपी में ही है, ये ध्यान दीजिएगा, किसमें, टोंस नदी पर दोस्तों। अगला है हमारा ये पेरियार। पेरियार दोस्तों ये पेरियार झील से निकलती है। कहाँ से पेरियार झील है, तो पेरियार झील का आप नाम सुने हो केरल में दोस्तों। केरल से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है, इसका पेरियार नदी का दोस्तों ये। उसके बाद यह नदी केरल में प्रवाहित होती है, क्या है, केरल में ये प्रवाहित होने वाली नदी है पेरियार नदी। पेरियार झील भी कहाँ है आपका, तो केरल में ही है दोस्तों। उमियम, उमियम नदी दोस्तों ये उमियम झील से निकलती है, जो मेघालय में है। उमियम झील बोले, उमियम नदी बोले तो कहाँ है, ये तो मेघालय में से ये बहती है दोस्तों। उसके बाद इसका कोई मतलब कि कहाँ है, इसकी लंबाई कुछ तो है नहीं दिया हुआ। और ये एक सबसे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों सबसे छोटा नदी इसको कहा जाता है, किसको, तो उमियम को दोस्तों, जो उमियम झील से दोस्तों निकलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं हुगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। हुगली दोस्तों, हुगली यह गंगा की एक सहायक नदी है, मतलब कि एक शाखा है। जब गंगा नदी दोस्तों आती है वेस्ट बंगाल में दोस्तों, जैसे प्रवेश करती है, तो यहीं से दोस्तों मान लीजिए कि ये गंगा नदी क्या है, हमारा ये भारत मान लीजिए ये है। और यहाँ से गंगा नदी क्या है, प्रवेश करके दोस्तों आती है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल से क्या होता है, एक धारा दोस्तों कट जाती है, ये धारा कट करके दोस्तों आ जाती है आपके पश्चिम बंगाल में, इधर चल जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में दोस्तों। ये जो हुगली नदी उसी से दोस्तों क्या होती है, उसी का एक शाखा है। इसे कहा जाता है जो धुलिया, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से दोस्तों अलग हो जाती है। जो धुलिया जगह है दोस्तों कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, वहीं से क्या होता है, ये अलग हो जाती है दोस्तों। अगला है कि बंगाली खाड़ी में जब जाकर गिरती है, बंगाली खाड़ी में जाकर किसका दोस्तों मतलब कि संगम हो जाता है समुद्र से। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है किसके बारे में, तो ये आपका हुगली के बारे में, किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, जालांगी। यह भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। ज्वार भित्ति नदी कौन है आपकी, तो हुगली दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी नदी मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो नदी मुख्य मतलब इसका नदियों का, जैसे बहुत सारी नदी डेल्टा बना रही है, बहुत सारी नदी आपका एस्टूरी बना रही है, तो उसमें सबसे जो बड़ा दोस्तों आपका नदी मुख्य है इसका किसका है, तो हुगली का दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला हमारा है बेंगई। बेंगई दोस्तों याद रखिएगा, बेंगई तमिलनाडु में दोस्तों बहने वाली नदी है। तो ये कंडन जो मणिकन्यूर है दोस्तों पश्चिमी घाट में, वहीं मदुरई के पास जो समीप दोस्तों क्या है, ये निकलती है आपकी कौन, तो इसका जन्म होता है मदुरई इसका बेंगई का। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती जा करके। इसकी कुल लंबाई दोस्तों क्या है, 288 किलोमीटर, क्या है, 288 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर ले तो कुमम दोस्तों वर्षा नाड है, सरियाली आर है, तेबियार है, बरहा है और मंगलार है। मतलब आपसे पूछे तो बस याद रखिएगा कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर गिर रही है। आपसे बेंगई का सहायक नदी पूछेगा नहीं, लेकिन जो बड़ी नदियाँ हैं आपकी गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, आपकी नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई दोस्तों, ये सब की सहायक नदी के बारे में आपको याद रखना है, किसी भी हालत में इसको याद रखिएगा मेरे भाई। तो क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी दो पेज मेरे पास और है, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, उसको बाद ही में पढ़ाएंगे अगले क्लास में। और ये पंचनद के बारे में बता दिया था। पंचनद दोस्तों पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ, तो इसी नदियों के नाम से इसे नाम पड़ा है पंजाब, पंचनद के नाम से। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम दोस्तों इसके नाम से दिया गया है, ये ध्यान दीजिए किसका, पंजाब का नाम दोस्तों, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये क्लास दोस्तों हम नदी के बारे में पढ़ा देकर छोड़ दे रहे हैं। बाकी जो है ना, ये आपका वन लाइनर जो दिया है इसको हम अगले क्लास में बता देंगे, क्योंकि 2 पेज है तो ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, देखना पसंद दोस्तों नहीं करते। तो ये क्लास को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक एकदम देखिएगा, एकदम लास्ट तक दोस्तों, बहुत सीखने के लिए मिला। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको छपते ही छपते हैं, क्योंकि ये 71 BPSC हो या ASO का पेपर हो या कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ से दोस्तों आपके चैप्टर से आएंगे। जो आपका भारत का भूगोल लूसेंट का है उसका 2nd चैप्टर और नदी चैप्टर जो है आपका, इसको पहले तो 3rd में दिया था, अब दोस्तों 4th में कर दिया, क्योंकि घाटी आपको नहीं पढ़ाया, अभी घाटी हम बाद में पढ़ाएंगे। घाटी दोस्तों छोटा चैप्टर है, उसको हम रोक दिए हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, भारत का भौतिक विभाजन हो गया, और नदी दोस्तों। इससे दोस्तों हर एक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, हमें
कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर त्रुटि है तो हमें बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर कुछ गलती हुई है, तो उस पर हम संशोधन कर उस पर विचार करेंगे। ठीक है, बताइएगा हमको कहाँ पर हुआ है, नदी का नाम बता दीजिएगा कि यहाँ पर हुआ है, या कुछ और जानने की आवश्यकता है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर और हमें बताइए। अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर एक फैक्ट को दोस्तों बता दें, आपको हर एक फैक्ट को बता दें, ताकि आप उसी अपने पेज में लिख ले, जब भी उसको रिवीजन करें तो आपको उस पर ध्यान दोस्तों जाए। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अपने डेली रूटीन में इसको डालिए, लूसेंट का डेली रूटीन में इसको डालिए। और आपको जो करंट अफेयर है उसको भी डेली आपको पढ़ना है, मतलब जो भी मतलब जितना क्लास दे रहे हैं दोस्तों उसको अपना बस क्या करना है अपने हिसाब से दोस्तों, जब भी आपको टाइम मिले उसको देख लीजिए। और रिवीजन के लिए बता दिए टेलीग्राम पर दोस्तों क्या होता है, हम आपको क्यूज बनाकर भेजते हैं दोस्तों, बस उसको क्या करना है ज्वाइन करके उस पर टिक कर देना, मेरे भाई टिक कर देना है, बस रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर क्लास को अच्छे से ईमानदारी पूर्वक देखिएगा तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिएगा। इस तरह से दोस्तों आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस खाली लास्ट टाइम बस खाली बुक को एक बार बस रीड कर देना है। क्या करना है भाई रीड करना है, रीड कीजिएगा आपका काम हो जाएगा। और कम से कम 2 दोस्तों को तो शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो 2 दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार दोस्तों वीडियो पर आए हैं चैनल पर तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो आपका बेल आइकन का दोस्तों है आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको दोस्तों उसका सूचना दोस्तों मिल जाए। बाकी तैयारी दोस्तों करते रहिएगा, तैयारी में दोस्तों किसी तरह की कोई कटौती नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई समझौता दोस्तों नहीं होना चाहिए। बाकी और अपने जीवन में कोई भी काम है उसको समझौता कर लीजिएगा, लेकिन जो दोस्तों आपकी पढ़ाई है उसके साथ किसी तरह कोई समझौता दोस्तों नहीं होना है। बाकी अच्छे से रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। मन लगा के दोस्तों धन्यवाद।